हेलो एवरीवन, मैं देवेंद्र त्रिपाठी विज्ञान विक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग यहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज देख रहे हैं जिसमें ऑर्गेनोमेटेलिक्स और कोऑर्डिनेशन के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं यूट्यूब पे, जिनको आप जाके प्रिपेयर कर सकते हो। इस लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर करेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी यहां होने वाली है, ठीक है। तो इसमें से आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन इसमें कवर अप किए गए हैं, चाहे वो मास हो, चाहे ईएसआर हो, चाहे यूवी हो, चाहे आईआर हो, चाहे एनएमआर हो, चाहे 13 सब यहां पर देखने को मिलेंगे। तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो है ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। क्वेश्चन पूछा गया द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इन यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ ए फॉलोइंग कंपाउंड। 3 कॉम्प्लेक्सेस आपके सामने गिवन है, इसमें से आपको एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा बताना है, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर से अगर आप बात करोगे तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड नहीं, यहां पहले में है क्लोरोमीथेन है, ठीक है, और यहां पर से आपका ब्रोमोमीथेन हो गया, और यहां पर से आयोडोमीथेन हो गया। अब यहां पर से अगर आपके पास सारे ही सिग्मा बॉन्ड है, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है, अब यहां पर से जो ट्रांजिशन होगी एक्चुअली में वो कौन सी होगी, ये यहां पर से इनके पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। तो इन तीनों में ही जो ट्रांजिशंस होगी, तो ये बॉन्ड हमारा सिग्मा है, यहां पर से सिग्मा स्टार हमारे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे सिग्मा बॉन्ड होते तो उनका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होगा, तो यहां पर से ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। नॉन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा लोएस्ट एनर्जी में होते हैं, मतलब से तो हाईएस्ट एनर्जी में कौन होते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे तो वैकेंट होती है, तो यहां पर से जो फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा कौन सा, नॉन बॉन्डिंग का। मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, एज ए होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो सिग्मा स्टार है, सारे ही सिग्मा है, तो यहाँ सिग्मा स्टार कैसा बिहेव करेगा, एज ए ल्यूमो। तो यहां पर से नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिलेगा। अब क्योंकि आपको पता होगा, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर देखोगे तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर आयोडीन की होती है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एनर्जी के साथ में क्या रिलेशन है, ये आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में पढ़ते हो कि जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी घटती है। मतलब अगर मैं फ्लोरीन का दिखाऊं तो यहां पर फ्लोरीन लाई कर रहा होगा, यहां क्लोरीन और यहां ब्रोमीन, ठीक है। सिमिलरली यहां पर से जो आपको देखने को मिलेगा, अगर बॉन्डिंग के टर्म्स में बात करूं यहां पर से, तो ये हमारे पास मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए, होमो यहां पर से ये है। अब डोनेशन की बात आएगी तो 1 2 3, यहां पर से जो ये होता है, इसके नीचे जो होता है वो क्या होता है, बीएमओ। मतलब ये बेरी सेंटर टाइप का है, हाइपोथेटिकल जीरो एनर्जी जिसको मानते हैं, होता कुछ नहीं। इसके नीचे क्या है, एनर्जी डिक्रीज मतलब स्टेबलाइजेशन, इसके नीचे ऊपर एनर्जी इंक्रीज और डिस्टेबलाइजेशन, जिसे आप एनबीएमओ कहते हो, ये हमको देखने को मिलता है यहां पर से। अब डोनेशन क्या है, देखो सिग्मा स्टार सी आई बॉन्ड जो है ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है, ठीक है, जो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है ये। तो अब यहां पर से कई तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एक तो वीक बॉन्ड है, तो जिसका बॉन्डिंग वीक बनेगा, मतलब बॉन्डिंग भी इसका ऊपर ही होगा कहीं नीचे, और किसका होगा, बीआर का, और यहां नीचे किसका होगा, सीएल का, और ज्यादा लोएस्ट एनर्जी में कौन सा जाएगा, फ्लोरीन वाले का। तो जितना ज्यादा आपकी एनर्जी कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। जब बॉन्डिंग की एनर्जी नीचे जाती है तो एंटी बॉन्डिंग की भी यहां पर उतना ही, मतलब अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर नीचे जितना स्प्लिट होता है तो एंटी बॉन्डिंग उतना ही ऊपर जाएगा। इतना तो पढ़ा ही होगा ना, जैसा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी पढ़ते हैं या कोई भी रूल, की ये जितना स्टेबलाइज होगा तो इससे बनने वाले जो एंटी बॉन्डिंग है वो उतने ही ज्यादा डिस्टेबलाइज होंगे। तो अब अगर मैं बात करता हूं ये किसका है, मान लेता हूं एग्जांपल के तौर पे ये क्लोरीन के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर से बात करता हूं ब्रोमीन के लिए, तो वो कहां लाई करेगा, कहीं यहां पे लाई करेगा, ये सिग्मा सी बी आर, सिग्मा सी सी एल, और यहां पर से आपका आयोडीन का लाई करेगा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा सिग्मा सी आई। अब इसी की वजह से इसका सिग्मा स्टार यहां पे लाई कर जाएगा, और ये क्या है, सी आई, और यहां पर से सिग्मा स्टार सी बी आर, और ये सिग्मा स्टार सी सी एल। तो यहां पर से जो डोनेशन है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो कहीं यहां पे लाई कर रहे हैं। तो इसकी वजह से एक डोनेशन, सेकंड डोनेशन और थर्ड डोनेशन दिख रही होगी। अब इतनी अगर आपने देख ली चीजें, तो ये होता है इसका गैप, डेल्टा ई गैप है, एक ये गैप है और एक ये वाला गैप है डेल्टा ई, और एक ये वाला गैप है डेल्टा ई। तो आपको रिलेशन पता होगा एनर्जी का, एनर्जी जो होती है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है।
तो यहां पर से हमारा लैम्डा का ही खेल है, तो एनर्जी और लैम्डा आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन रख रहे हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लग रही है, Cl वाले में लग रही है, फ्लोरीन तो है नहीं, क्लोरीन वाले में लग रही है। और सबसे कम एनर्जी किस में लग रही है, देखो नॉन बॉन्डिंग से Ci वाले में, आयोडोमीथेन वाले में। तो यहां पर से अगर ये मिनिमम हो जाएगा किसी का, तो ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और हमसे यही पूछा गया था कि इसको बताइए आप, ठीक है। तो अगर एनर्जी के टर्म्स में आप अरेंज करोगे तो यहां पर से क्या आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। डेल्टा ई के टर्म्स में अगर अरेंज करोगे, लैम्डा के टर्म्स में अगर अरेंज करोगे तो वो क्या आएगा, सबसे ज्यादा तीसरे का, फिर दूसरे का और फिर पहले का। हमसे तो पूछा क्या था, लैम्डा, तो यहां पर से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से करिएगा। आपको डेटा जो दिया है मोर देन सफिशिएंट है, मास का यूज भी नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1H NMR का जो डेटा दिया गया है, यहां पर से CdCl3 एज ए सॉल्वेंट यूज किया गया है। यहां पर से एक ये दिया गया है, ये पीक है, ठीक है। यहां पर से एक पीक हो गई ये, दूसरी पीक हो गई यहां पर से इसकी, तीसरी पीक हो गई है इसकी, ठीक है, चौथी पीक हो गई है इसकी, और पांचवी पीक है इसकी, और छठवीं पीक फिर इसकी, और सातवीं पीक इसकी। अब देखो ये जो 7.15 वाला है और वो भी 5 प्रोटॉन की है, तो सीधा सीधा इसको लिख लो कि 6.5 से लेके 8.5 जो होती है ppm की, वो किसकी होती है, हमारी बेंजीन की होती है। और यहां 5 प्रोटॉन है, तो इसका मतलब बेंजीन की जगह क्या रहा होगा, पीएच ग्रुप रहा होगा C6H5। लेकिन अब नीचे देखोगे तो पीएच यहां पे है, पीएच यहां पे है, यहां पे है, यहां पर है। इससे आंसर नहीं आएगा। आंसर किससे आएगा देखना, यहां पर एल्कीन जो आपकी है, यहां पर जो प्रेजेंट है, एल्कीन के ऊपर 2 प्रोटॉन है, यहां पर 2 प्रोटॉन है, यहां पर 2 प्रोटॉन है। लेकिन इस वाले पोर्शन पे एल्कीन के पास ये 2 ही प्रोटॉन है, वो भी ट्रांस, मतलब यहां पे एल्कीनिक प्रोटॉन इन्हें बोलते हैं। तो यहां 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा ये है जहां पर आपके 2 है, ठीक है। अब देखो हमारे पास एल्कीनिक प्रोटॉन, एल्कीन की वैल्यू आती कहां पे है, एल्कीन की वैल्यू इन जनरल 4.5 से 6.5 ppm तक आती है, ठीक है। 6.5 से 4.5 से 6.5। तो ध्यान से देखो यहां पर क्या है, 1, 2 और 3, ये 3 वैल्यू ऐसी हैं। और ध्यान से देखो 1, 1, 1, यही वाले हमारे ऐसे हैं जो कि कैसे हैं, एक एक हाइड्रोजन के हैं और यही एल्कीन के हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अब याद रखना, कभी भी आपके पास OCH3 प्रेजेंट हो तो इसकी वैल्यू कहां लाई करती है, 3 से लेके 4 ppm के आसपास। 4.5 भी हो सकता है, प्लस माइनस पॉइंट्स में हो सकता है, लेकिन जनरली यहां पे आती है। लेकिन अगर यही CH3 कुछ ऐसा लिंक हो CO से, तो इसे आप क्या बोलते हो, इसकी वैल्यू 2 से लेके 3 ppm तक आती है। इसीलिए इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, वीक डीशील्डिंग ग्रुप, और इस ऑक्सीजन ग्रुप को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग डीशील्डिंग ग्रुप। तो यहां पर से हम देख रहे हैं जो ये वाली वैल्यू है 3.5, और ये वाला जो है वो भी कितने का, देखो ये वाला किसका होगा, 3 हाइड्रोजन, मतलब भैया CH3 है। 3.55 मतलब ये इस किससे डायरेक्टली लिंक्ड होगा, ऑक्सीजन वाले सेंटर से लिंक होगा। मतलब OCH3 या OMe देख लो कहां कहां पर है। ये देखो CO ऑप्शन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज इसके साथ में जो हमारे पास वो है, ये कैसा होना चाहिए, O इधर होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि इस वाले के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू कहां आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। अब यहां पर से देखो ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, धीरे धीरे आंसर मिल रहा हमको। फिर क्या है 3.81 मल्टीप्लेट एक प्रोटॉन का, 3.1 का मतलब यहां पर 3.8 का है, प्लस यहां पर देखो, और वो भी सिंगलेट है, मल्टीप्लेट है, और यहां पर से ये सिंगलेट है, क्योंकि यहां पर किसी की वजह से ये 2 प्रोटॉन का डबलेट देखने को मिल रहा है। तो देखो 2 ऑप्शन तो कट ही गए। तो देखो 2 प्रोटॉन कहां कहां प्रेजेंट है, एक यहां प्रेजेंट है और एक यहां पे प्रेजेंट है। अब देखो 2 प्रोटॉन का क्या है, डबलेट है, इसका मतलब है ये किससे कपल कर रहा होगा, एक प्रोटॉन से। तो देखो यहां पे प्रोटॉन एक है और इधर भी एक प्रोटॉन है ना, तो यहां पर से इससे भी कपल करेगा और यहां पर से ये इससे भी कपल करेगा, तो डबलेट नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, देखो सिंपल सी बात है, यहां पर से एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखो 1, 2 और इसका 3J कपलिंग होती है, प्रोमिनेंट कपलिंग। उसी तरीके से यहां पर से 1,
2 और इसके ऊपर प्रेजेंट यहां पर से, इसकी वजह से 3J कपलिंग होगी। तो 3J के 2 हो गए, तो इसकी वजह से अलग डबलेट टूटेगा, इसकी वजह से अलग डबलेट टूटेगा, तो डबलेट ऑफ डबलेट टाइप का कुछ आएगा। मतलब ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। इस वाले में देखो यहां पर तो कुछ है ही नहीं, रिमेनिंग भाई बचा एक, तो ये क्या करेगा 1 और 2 3, मतलब यहां पर से 3J कपलिंग करके इसको किसमें तोड़ा, इन दोनों प्रोटॉन को डबलेट में। और देखो CO के बगल में है, इसलिए वैल्यू कहां 2 से 3 ppm के बीच में आनी चाहिए, तो देख लो 2 से 3 ppm के ही बीच में आ रही भैया। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा यहां पर से, ये वाला। अब तो ऑप्शन ही मिल गया। अब रिमेनिंग क्या बचा है, ये वाला फेनिल ग्रुप का बचा है एक हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखो, ये जो एक हाइड्रोजन का कौन सा बचा है, ये वाला मल्टीप्लेट आ रहा है। क्यों मल्टीप्लेट आ रहा है, देखो इसका जो यहां पर से इस वाले प्रोटॉन का, यहां पर से एक प्रोटॉन का मल्टीप्लेट आ रहा है। तो देखो इधर पीएच ग्रुप लिंक है, इसके इधर जो है 2 ये प्रोटॉन लिंक है, इनकी वजह से इसकी, देखो इसकी वजह से तो एक ही है तो डबलेट में टूटा, लेकिन ये 2 है तो किस में टूटेगा, ट्रिपलेट में। लेकिन ध्यान से सुनो, ये भी तो है, तो ये 1 2 और 3 किस में तोड़ा, ट्रिपलेट में, तो सॉरी डबलेट में तोड़ा। एक तोड़ रहा है ट्रिपलेट में, एक तोड़ रहा है डबलेट में, तो इसी को मर्ज करके क्या बोल दिया है, मल्टीप्लेट। अब देखो इसकी वजह से ये वाला जो था, ये वाला, तो यहां इसको भी किसमें तोड़ा होगा, डबलेट में। और यहां पर से जो 2 प्रोटॉन थे, ये वाले भी आपके सामने, ये एल्कीन के ऊपर ये 1H मल्टीप्लेट मल्टीप्लेट मल्टीप्लेट। क्यों, क्योंकि इसी की वजह से देखो यहां पर से 1 2 3, इसकी वजह से, इसकी वजह से आपस में सब हो गया। आसानी से क्वेश्चन, आप एक एक चीज, अगर इन सारी चीजें डेटा पता है ना, तो आप बहुत आसानी से एसेस कर सकते हैं। और सिंपल सी बात है, फिर मैं बोलूंगा कि आपको रटना नहीं है, क्वेश्चनों को समझना है। कैसे देखना है एक बार फिर से देखते हैं नए क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ए टीन एनिलीन। 1H NMR आपने जहां से पढ़ा होगा, तो ये बेसिक पार्ट है उसका, बिल्कुल है ना। ये रहा, यहां पर से हमें काउंट करके देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 दूनी 18, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, 18 पाई एन्युलिन। ठीक है, ये रहा। अब देखो, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 4n+2 रूल को 4n+2 फॉलो, तो ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक तो हो गया। अब याद रखना, जब भी एरोमेटिक सिस्टम बनते हैं, तो यहां तो देखो प्रोटॉन पहले लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके 12 प्रोटॉन बाहर। अब देखो, अगर आप में से किसी ने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी होगी, तो क्या बोला जाता है कि यहां पर से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है, मान लो इधर एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बन गई, और या इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई इसके चार्ज के मोशन पे, और इसके दोनों के परपेंडिकुलर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। तो यहां पाई इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रेजोनेंस कहते रहते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वो हमारे पास कैसे जनरेट होती है, एरोमेटिक सिस्टम में यहां पर से कुछ ऐसे जनरेट होती है, लाइक एरो बनाना पड़ेगा, देखो एरो मेन यही है, ये रहा, अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करती है सेंट्रल वाली फील्ड है, ठीक है, ये रहा। तो अब ध्यान से देखना, तो इसकी वजह से होता क्या है, जो सेंट्रल पार्ट होता है ना, सेंट्रल पार्ट, वो लाइक यहां पर कौन सा बन रहा है, ये। तो इस जगह कौन सा जोन जनरेट होता है, जो सेंट्रल पार्ट बना है, इसकी वजह से यहां पर जो जोन बनता है, इसको बोलते हैं डाया मैग्नेटिक जोन, ठीक है, इसको बोलते हैं डाया मैग्नेटिक जोन। जो डाया मैग्नेटिक जोन है, ये करता क्या है, ये करता है शील्डिंग। क्या करता है, शील्डिंग। और शील्डिंग की वजह से क्या होती है, डेल्टा वैल्यू डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहां पर से इवन यहां पर एरोमेटिक में तो कहां चली जाती हैं, निगेटिव में, निगेटिव वैल्यूज, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में इधर आ जाते हैं,
ये जो बाहर वाला एरिया होता है ना, ये तो देखो इसमें ये वाले, ये जो एक्सटर्नल बी इफेक्टिव होती है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हुई है, तो हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है ये, और ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों सेम साइड हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ये जो बाहर वाले प्रोटॉन होते हैं, आउटर प्रोटॉन, ये कौन से जोन में आते हैं? इनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक जोन। ये है पैरामैग्नेटिक जोन। पैरामैग्नेटिक जोन में कैसा होता है? डी शील्डेड होता है, डी शील्डिंग होती है। डी शील्डिंग, अब यहां पर ये मोस्ट प्रोबेबल पढ़ने आओ तो शील्डिंग, डी शील्डिंग, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक तो जानते ही होगे, नहीं जानते हो तो भाई जाओ पहले पढ़ लो जाके। यहां पर डेल्टा वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज करती हैं, ठीक है, तो और वो भी पॉजिटिव में आती हैं, तो बस इसी के रिस्पेक्ट पे आप आंसर दे दोगे आपका। इट इज एरोमेटिक सिस्टम, यस। द इनर प्रोटॉन रेजोनेट एट 8.5 इन इट्स एनएमआर। गलत बात है, यहां पर से इनर प्रोटॉन, आपको वैल्यू नहीं याद करने की जरूरत है, मैं बता देता हूं। ये जो इसके इनर प्रोटॉन है ना, ये इनर 6 प्रोटॉन रेजोनेट करते हैं अप्रॉक्स यहां पर -1.9 ppm के आसपास, मतलब निगेटिव वैल्यू है, कितनी है हमसे ज्यादा मतलब नहीं है, याद है तो लिख लो, अच्छी बात नहीं, छोड़ो। ये जो बाहर है, ये बाहर वाले जो बाहर के 12 प्रोटॉन हैं, ये रेजोनेट करते हैं 8.9 ppm पे। जो वो वैल्यू लिखी है वो किसकी है? बाहर वाले प्रोटॉन की है, तो ये गलत हो गया। देयर आर 6 प्रोटॉन इन ए शील्डेड जोन, यही तो मैंने बताया है, तो ये ऑप्शन सही है, ए एंड सी ऑप्शन, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर से एक और वो चित्र बना लेना, ये इसको मान के चलते हैं रेफरेंस में टीएमएस, इधर होती है शील्डिंग, इधर होती है शील्डिंग, और इसी को कहते हो अप फील्ड, ठीक है, अप फील्ड, इधर होती है डाउन फील्ड, ठीक है, और इसी को कहते हो डी शील्डिंग। दोनों में डी डी होता है तो याद रख लेना, याद हो जाएगा। इधर आती है वैल्यू पॉजिटिव, इधर आती है निगेटिव, ये 0। दिस इज कंप्लीट एनएमआर। सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इस क्वेश्चन को तो अगर आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस ही जानते होगे ना, उसी के बेस पे निकाल लोगे, आपको स्पेक्ट्रल डेटा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? देखिए, एनिलीन अगर यहां पर से है, तो एनिलीन के ऊपर यहां पर से एनिलीन की हेलोजिनेशन रिएक्शन तो कभी ना कभी पढ़ी होगी, ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन एनिलीन की, यहां पर NH2 और यहां लोन पेयर। तो यहां पर से अगर देखोगे तो ये रेजोनेंस करता है कुछ ऐसे, यहां पर से आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म जो है वो ये बन जाती है NH2 पॉजिटिव, यहां पर से ऐसे, ठीक है, NH2 पॉजिटिव ऐसे ऐसे, और यहां निगेटिव। अब यहां पर से जो आपके पास Cl है, Cl ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इधर आएगा, ठीक है। सिंपली आपने ये तो क्लास 10th वगैरह में ही पढ़ रखा है, इसमें क्या ही दिक्कत है। यहां पर से NH2 डबल बॉन्ड पॉजिटिव, यहां पर H, ठीक है। तो सिंपली आपको पता है एरोमेटिसिटी तो लॉस नहीं होगी, उसको गेन करने के लिए फर्दर यहां पर से इस तरह का रीअरेंजमेंट होगा, और फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा? डबल बॉन्ड, और यहां ऑर्थो पे क्लोरीन ग्रुप आ गया। सिमिलर यही प्रोसेस आपकी फॉलो होगी, और हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां? यहां पर बढ़ेगी। तो देखो यहां पर से कितने बार यहां पर हुआ? सिर्फ Cl2 से ही अटैक हुआ है, नहीं तो यहां पर ये पोजीशन तो अटैक हो ही जाएगी, और अगर ड्रास्टिक कंडीशन दे दे तो यहां पे भी हो सकती है। लेकिन हमारे फॉर्मूले में देखो जो है वो क्या है? 2 बार क्लोरीनेशन हुआ है, तो कौन कौन सी पोजीशंस पे हुआ होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑर्थो पे हुआ है, और अगर यही बॉन्ड पे रेजोनेंस दिखा देता मैं, तो ये क्या होता? इस जगह पे डबल बॉन्ड बनता, और निगेटिव चार्ज यहां आ जाता, और ये निगेटिव चार्ज यहां से अटैक कर देता। दैट मींस फाइनल स्ट्रक्चर आपका कौन सा बन रहा है? यहां पर से जो मैंने आपके सामने बना दिया, तो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, और आप टिक लगा देते किससे? यहां पर से सी ऑप्शन से। अब कई महारथी कहेंगे सर जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के उसमें क्वेश्चन लाए तो स्पेक्ट्रोस्कोपी डेटा के बेसिस पे बता दो, तो आप उससे भी देख लोगे, तब भी आपको देखने को मिलेगा। कभी भी ब्रॉड कहीं पे लिखा मिल जाए सिग्नल, तो समझ लेना मोस्ट ऑफ द टाइम वो या तो OH का होगा या तो NH प्रोटॉन का होगा, ठीक है, या SH का भी होता है। जनरली हमारा OH और NH के प्रोटॉन्स का सिग्नल ब्रॉड आता है, तो ये तो कंफर्म ये है, इसमें सब में है, इससे हमको कुछ आइडिया नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे है 7.23, अभी मैंने बताया है लास्ट लेक्चर में, मतलब लास्ट क्वेश्चन में, कि 6.5 से 8.5 किसकी होती है? बेंजीन रिंग के प्रोटॉन्स की। तो यहां पर से क्या है? डबलेट है, 1J है, 1 हाइड्रोजन है, और J की वैल्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट है,
इतनी कम कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू किसकी होती है? 4J की होती है। और 4J जो है वही डिफाइन करता है। देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ 4J हुआ है। अब यहां पर से देखो इसमें दो दो कपलिंग कांस्टेंट है, और ये जो ज्यादा वैल्यू होती है 3J की होती है। और फिर से कह रहा हूं 0 के ऊपर और 4 से कम, मतलब 1, 1.2, 0.5, 2, 2.5, ये किसकी होती है? 4J। मतलब एक ऐसा होगा जहां पे 4J और 3J दोनों हो रही होगी, एक ऐसा होगा जिसमें ओनली 4J होगा। और यही ना, यही होता है पूरे क्वेश्चन का डिटरमाइन करने का, आंसर का यहीं से डिटरमाइन होता है, ओनली 4J जहां हुई है उससे। अब यहां पर से देखो ये 8.5 के 8.6 है, इसका मतलब 3J ओनली यहां पे हुई है। यहां पर 3J एंड 4J बोथ हुआ है। कपलिंग कांस्टेंट के बेसिस पे आप आंसर दे सकते हो, और तो कुछ खास था नहीं। तो देखो यहां पर से तो सिग्नल ही आपके गलत हो गए, ये तो ऑप्शन काट दो यार, क्योंकि ए बी और ये भी ए, ये दोनों सिमेट्रिकल है ना, इसमें तो आपकी पीओएस पास हो जाएगी। और जहां से पीओएस पास हो जाती है तो आधे सिग्नल काट देते हैं, आधे सेक्शन के रखते हैं, तो एक और दो, दो ही बचे हमारे। तो मतलब यहां पर से जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो ये HA प्रोटॉन है, तो ये भी HA प्रोटॉन है, ये सिमिलर हो गए, और ये HB, ये तो ऑप्शन सबसे पहले गया। फिर से देखो यहां पर भी सिमेट्रिकल सिस्टम मिल गया, ये है HA और यहां पर से है HB, और ये भी तो HB ही है मेरे दोस्तों, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहां पर से भी पीओएस पास हो गई है, तो यहां पर से एक और दो, दो ही सिग्नल मिलेंगे। ओनली लिख लेना अगर याद रखना है, ओनली 2 सिग्नल। और हमारे पास गिवन कितने हैं? 3 सिग्नल हैं, और यहां पर भी क्या है? ओनली 2 सिग्नल। समझ रहे हो? तो देखो उसके बाद, क्योंकि हमको आपको यह सिखाना है कि कैसे कपलिंग कांस्टेंट के बेसिस पे वो करते हैं। अब इसमें देखो यहां पर एक है, यहां पर से एक है, यहां पर से एक है, तो देखो ये वाला 1 2 3, 1 2 3, तो यहां पर क्या मिलेगा? डबलेट ऑफ डबलेट। देखो इसकी वजह से किसमें टूट रहा है? डबलेट में। और ये कपलिंग क्या है? 1 2 3, तो इसे क्या कहते हैं? 3J। 1 2 3 किसमें तोड़ेगा? एक है तो दो में, और कपलिंग कौन सी है? 3J। मतलब 3J एंड 3J, क्या कोई भी वैल्यू यहां पर 3J की है? आंसर है नहीं। देखो ये डबलेट ऑफ डबलेट तो लिखा है, ये डबलेट है, और ये वाला भी खाली डबलेट है। डबलेट और डबलेट वाले में हमें 3J एंड 4J मिलनी चाहिए थी, ये ऑप्शन भी गया। और अगर आप देखोगे तो यहां पर दो दो लोग ऐसे हैं जो 4J करेंगे। कैसे? काउंट करो, 1 2 3 4, तो ये वाला 4 इस वाले 4 को कैसा कपलिंग करेगा? 4J की। तो ये इसके साथ 3J, इसका आंसर आएगा 3J एंड 4J। इसका भी क्या आएगा? 3J एंड 4J, क्योंकि इस वाले के साथ तो इसका 3J और इस वाले के साथ 4J, सिमिलरली इसका इसके साथ 3J, इसके साथ में 4J। अब यहां पर से देखोगे तो आपके पास एक प्रोटॉन ये है, ठीक है, और एक यहां पे है, तो ये HA, ये HB और ये HC। अब देखो ये इतनी दूर बैठा है, तो यहां पर से 1 2 3 4, ये सिर्फ किसमें टूट रहा है? 4J। और ये इसको किसमें तोड़ रहा है? 4J। ओके, और इसको और कौन तोड़ रहा है? कोई नहीं, तो मिल गया 4J ओनली। ये देखो अब इसको कौन तोड़ सकता है? पॉसिबल, ये तोड़ दिया। एंड कौन तोड़ेगा? देखो ये 1 2 3, ये वाला HA इसको किसमें तोड़ेगा? 3, 3J में बोथ, ये देखने को मिल गया। अब ध्यान से सोचो, अगर इसने इसको तोड़ा है तो ये भी तो इसको तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा? ये आंसर आएगा आपका 3J। ठीक है, ये किसमें आएगा? 3J, और वो भी क्या? ओनली, क्योंकि यही तोड़ेगा, ये नहीं। तो देखो 3J ओनली भी मिल गया, 4J ओनली भी मिल गया, 3J एंड 4J भी मिल गया। आंसर मैच हो गया बी के साथ। और अगर आप ऑर्गेनिक की रिएक्शंस के बेसिस पे भी करते तो आपका आंसर यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन है, ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपके स्क्रीन पर। ठीक है, यहां पर से आपसे पूछा गया है, ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। यहां पे दी गई है द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इफ G इज इक्वल्स टू, सारा वैल्यू दिया है यहां पर से, वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर से मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख देता हूं, क्योंकि आप सच में कमेंट करके जरूर बताना प्लीज, क्या इसका फॉर्मूला पता है? आप कहोगे नहीं पता है। नहीं पता है तो वो लिख लेना। यहां पर से क्या है? G, यहां पर G इंटू म्यू बी इंटू बी, यहां पर से ये होता है ओवरऑल फॉर्मूला। अब यहां पर गिवन क्या क्या था देख लो। यहां पर से G की वैल्यू, गिवन में सब कुछ गिवन है यार, यहाँ G की वैल्यू, बस खाली फॉर्मूला। इस तरह के केसेस में क्या होता है ना, आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होता है।
बोहर मैग्नेटॉन आपको दिया है यहां पर से, और साथ में देखो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू यहां पर से बी नॉट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बी नॉट की वैल्यू क्या दी है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1.3 टेस्ला, और यहां पर से बोहर मैग्नेटॉन म्यू बी की वैल्यू कितनी दी है 9.274 इंटू 10⁻⁻24। ये कुछ इतनी वैल्यू गिवन है। जैसे ही यहां पर से आप ये निकालोगे, ठीक है, तो सॉरी ये किसका है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नहीं, ये एनर्जी का है, इसका एनर्जी का है, एनर्जी का फॉर्मूला है रेजोनेंस एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का नहीं, एनर्जी का है। यहां से एनर्जी निकाल के हम फिर फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में रखेंगे। तो यहां पर से हमारी एनर्जी कितनी निकल के आएगी, पहले देखिए एनर्जी की वैल्यू यहां पर से रखोगे तो 2.0023 इंटू यहां पर से 9.274 इंटू 10⁻⁻24 इंटू यहां पर 1.3। तो यहां पर से एनर्जी ई की वैल्यू काउंट करके देखो ओवरऑल कितनी आएगी, मैं बता ही देता हूं, देखो यहां पर से एनर्जी की वैल्यू आ रही है 24.14 इंटू 10⁻⁻24 जूल। जब यूनिट रखोगे तो वही सब कट के जूल बचेगी यहां पर, ठीक है। तो अब ये जब आ गया है तो अब आपको निकालना है रेजोनेंस एनर्जी। तो आपको पता है चूंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। तो यहां पर से हमें अगर मान लीजिए E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, ये हमें फॉर्मूला पता है, बेसिक एनर्जी की इक्वेशन है सबसे। अब अगर हमको यहां से फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E बाई एच, ठीक है। तो H की वैल्यू आपको पता है, H की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 3, वहां पर से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल रख दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पर गिवन कहां था, ये H इज इक्वल्स टू 6.636 होता है शायद, इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। इससे आप डिवाइड कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा, जो भी आपका निकलेगा 26 ही होगी ना, 26 इंटू 10⁻⁻30। यहां पर से देखोगे एनर्जी कितनी निकल के आई है आपकी 24.14 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन यहां पर से इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फाइनली यहां से आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, काउंट कर लो 10⁻10 तो आएगा ही, यहां पर से है 36.43 इंटू 10⁻9 हर्ट्ज में आ रही है, ठीक है, ये 9 हर्ट्ज में आएगी। अब अगर आप इसी को चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर गीगा हर्ट्ज में आपका यूनिट दिया है, तो यहां पर से ये आपका 30 गीगा हर्ट्ज है, एल नहीं ये एच है, गीगा हर्ट्ज में है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर से इसको जब कन्वर्ट करते हो तो ये क्या हो जाएगा 36.43 इंटू कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा GHz। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर हम किसी भी मीटर की यूनिट को पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 10⁻⁻12 होगा। यहां -12 होता तो उसको हटा के उसी को वहां पे हम पिकोमीटर लिख देते। तो वैसे ही यहां पर से क्या है, इस तरह का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आंसर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपाउंड हैविंग फॉलोइंग स्पेक्ट्रल डेटा। ओहो, मिल गया, मस्त चीज मिली है। प्लीज ये कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे जैसे आपका एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हम्बल कि ये पीछे वाला क्वेश्चन जो 4J कपलिंग वाला है ये, ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट चाहे जहां से, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने पढ़ा रखी है, आप उसको जाके देख सकते हो, जहां पर ये सारी चीजें 4J कपलिंग कैसे होती कैसे नहीं होती डिटेल में आपको दिख जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपका फिर सिस्टम बैठ जाएगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ सिग्नल नहीं आ रहे हैं, पहली बात वो इसी तरह के इस तरह के डेटे में आएंगे, फिर आपका दिक्कत होगा। पहली बात जो कि कपलिंग कांस्टेंट से आंसर आएगा, तभी अगर आपको वो आता है तभी आप आंसर बता पाओगे, अन्यथा नहीं बता पाओगे।
कंपाउंड एग्जिबिट फॉलोइंग, ये यहाँ पर 300 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। तो देखो ये इतनी हाई वैल्यू है एक प्रोटॉन की, ये इतनी हाई वैल्यू सेकंड प्रोटॉन की। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये जे की वैल्यू देखो कितनी है, 2 हर्ट्ज। आपको अभी बताया था 0 से लेके 4 हर्ट्ज की किसकी होती है, वो होती है 4J कपलिंग की। मतलब इसने किसी से कपलिंग किया, डबलेट हुआ, किसी एक प्रोटॉन से कपल किया, लेकिन वो कैसा है, 4J है। और उसके बाद यहां वाले प्रोटॉन को देखो ये कितना है, यहां पर से 2-2 कपलिंग है, एक कॉमा लगा हुआ है, मतलब यहां पर इसने क्या किया है, 3J कपल किया है जिसकी वजह से 8 हर्ट्ज आया है, एंड इसने 4J कपलिंग की है किसी से जिसकी वजह से 2 हर्ट्ज आया है। सिमिलरली यहां पर से देखोगे तो ये फिर से वही चीज है, यहां पर ओनली 3J हुआ है, 3J ओनली। ये आपको बहुत ज्यादा बड़ी बात बता रहा हूं, इसी जगह से आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये चीज अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपका आंसर नहीं आ सकता है। वैल्यू सारी वही। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इससे भी आंसर आप निकाल सकते हो। ये जो वैल्यू है ये किसके लिए लिखी जाती है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, स्ट्रॉन्ग डी शील्डिंग ग्रुप लाइक OCH3। अगर ये ऑक्सीजन सेंटर से CH3 जुड़ा होगा तो ये इसकी वैल्यू कहां लाई करती है, 3 से लेके 4 ppm तक। तो देख लीजिए क्या ऐसा है, तो यहां पर से देखेंगे OMe यहां भी जुड़ा है, ये ऑप्शन काट दो, यहां तो OMe, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं जहां 3 प्रोटॉन हो, इसको तो आंसर ही उड़ा दो, यहां पर भी होगा और यहां पर भी OMe है। तो देखो एक ऑप्शन तो हमारे इस डेटा से गया। अब देखो कहां कहां पे हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन आप हटा देना, क्यों, क्योंकि देखो H1 2 और यहां पे, और हाँ एक और देख लो, सिमेट्रिकल तो नहीं है कोई, हाँ सिमेट्रिकल वाले से देखो एक जा रहा है। देखो ये वाला बच्चा क्या है, इसमें आपकी POS पास हो जाएगी, POS पास हो जाती है तो इसका मतलब यहां पे सिमेट्रिकल सिस्टम प्रेजेंट है। तो यहां पर टोटल सिग्नल कितने आएंगे देखो, मतलब बेंजीन वाले, तो एक ये वाले प्रोटॉन का आपको मिलेगा HA और इसका मिलेगा HB, मतलब ओनली 2 सिग्नल। अब ध्यान से सुनना, मैं बेंजीन की बात कर रहा हूं, क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं PDF देखते तो उनको लगता है खाली, इसका भी मिलेगा, OMe का भी मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर से ओनली 3 लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा, ओनली 3 सिग्नल, क्योंकि ऊपर गिवन कितने हैं, 4 सिग्नल, लेकिन यहां 3 सिग्नल मिल रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा यहां पर से। और इन 2 ऑप्शंस में देख लेते हैं। देखो यहां पर से आंसर तो देखने में पता चल रहा यही होगा, क्योंकि अभी भी पीछे भी ऐसे ही हमने किया था। देखो 1 है, 2 है, 3 है। अब यहां पर से इसका क्या होगा, देखो ये वाला प्रोटॉन इसके साथ कपल करेगा तो ये भी 3J, ये भी 3J, ठीक है। ये वाला प्रोटॉन इसके साथ कपल करेगा तो ये क्या होगा, 3J, और ये इसकी वजह से क्या होगा, 3J। हो गया काम, आंसर गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास 3J के साथ 4J आना चाहिए था। और एक अगर इसको देखोगे तो 1 2 3 4, तो 3J एंड 4J यहां पर भी आ रहा है, 3J एंड 4J यहां पे, ऐसा तो डेटा ही नहीं है, तो यहां पर से कट जाएगा। सिंपली यहां पर से बचेगा 1 2 और 3। तो यहां पर से आप देखोगे तो ये HA प्रोटॉन हो गया, ये HB हो गया, ये HC हो गया। 1 2 3 4 4 हो रहा है, याद रखना 4J कपलिंग जहां होती है वो W टाइप का दिखता है। देखो ये 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ है, 4J ओनली रहेगा, क्योंकि अब इससे कोई कपल नहीं कर सकता है। इसने इसके साथ किया तो क्या हुआ, ये 4J हुआ। अब एक बात बताओ, अगर ये वाला कपल करेगा इसके साथ तो क्या होगा, 1 2 3, तो ये क्या हुआ, 3J हुआ। और अगर ये इसके साथ करेगा तो वो भी 1 2 3, तो 3J होगा, और कोई कर नहीं सकता, तो इसे क्या लिखेंगे, 3J ओनली। अब जरा एक बार देख लो आंसर में, यही सिर्फ मैच हो रहा है अपने गिवन डेटा के साथ। है ना इंटरेस्टिंग चीज, बताया ना मेथड एक दमदार। कपलिंग कांस्टेंट के बेसिस पे कैसे, याद रखना आपका जो 3J वाली वैल्यूज हैं ये 6 से लेके 12 16 ऐसे भी जा सकती हैं, 6 से लेके 16 तक लिख लो, ppm तक जाएंगी, ठीक है। जनरली आपकी कहां देखने को मिलेंगी, 6 से लेके 8 तक या 10 तक देखने को मिलेंगी, 6 से लेके 10 तक 3J की। लेकिन 4J की जो है वो 0 से लेके 4 ppm मैक्स है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी से आपका पूरा स्पेक्ट्रा सॉल्व हो जाएगा, 4J अगर आपने पकड़ ली। चलो भाई 1H NMR हमने देख लिया, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी देख ली। अब हम आगे आ गए हैं अपनी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्योंकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कौन से किए हैं, NMR के ही सारे किए हैं। अब आपकी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और भी आएंगे अभी, बट बीच में क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, यहां पर से जो सबसे कम वैल्यू होती है RCl, ठीक है,
यहां पर से आप अगर देखोगे तो सबसे कम किसकी होती है, CONH2 इसकी, फिर उसके बाद यहां पर से आपका किसका होता है, यहां पर से H का, एल्डिहाइड का, फिर यहां इस जगह से लिखता हूं, ठीक है, एक NH2 का, RCOH का, RCOR का, RCOOR का, और फिर RCO और COR का, ठीक है। इस तरह अगर आप देखोगे तो यहां पर इसकी कितनी आती है, 1690 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आता है। इसका कितना आता है, 1115 के, सॉरी 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आता है, ठीक है। इसका 1725 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आता है, इसका 1735 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आता है, और इसका 1800 के आसपास आता है, ठीक है, ये रहता है, ठीक है। तो अब यहां पर से सबसे कम किसकी होगी, ये देखो एमाइड है, ये तो ईस्टर है, सबसे कम लीस्ट किसकी होगी, ये डी वाले की होगी। तो यहां पर से देख लो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हटा दो। फिर दूसरी बात क्या है, यहां पर से एक रूल लगता है परसेंटेज एस का, कि देखो यहां पर से सबसे छोटी रिंग है ना ये, तो यहां पर से मैं एक बार दिखा देता हूं, ये कुछ ऐसे लिख के इधर थोड़ा बड़ा आ जाएगा, ये रहा। अब ये सबसे छोटी रिंग है, तो यहां का जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल कैसा है, बॉन्ड एंगल स्मॉल है। अब बताओ, अंदर बॉन्ड एंगल अगर स्मॉल है तो यहां बाहर का ये बॉन्ड एंगल कैसा होगा, बॉन्ड एंगल लार्ज होगा। और जहां पे बॉन्ड एंगल लार्ज होता है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और जहां बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वहां स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के, मतलब फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होता है और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा आती है। ये आपको रूल समझना पड़ेगा, ठीक है। म्यू इज इक्वल्स टू 1/2πc√k/म्यू, ऐसा होता है फॉर्मूला। तो ये इसके साथ में डायरेक्ट रिलेशन में रखता है, और ये डायरेक्ट रिलेशन रखता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, डायरेक्टली रिलेटेड होता है, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, सिंपल सी बात है। sp3 अगर देखते हो, sp3 तो उसका कितना होता है, 109 डिग्री, ठीक है। और sp2 की बात करते हो तो इसका कितना होता है, 120 डिग्री। और अगर sp की बात करते हो तो इसका कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो यहां पर से साफ साफ दिख रहा है कि बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और आपको पता है एल्कीन सिंगल बॉन्ड, एल्केन सिंगल, एल्कीन डबल और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां बॉन्ड एंगल अगर बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, ये हमें यहां से पता चल गया, ठीक है। उसी का रिलेशन का यूज करोगे तो यहां पर से जितनी छोटी रिंग उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो बी वाले में सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो ये कट गया। बी के बाद अब यहां पर से देखो ये सिस्टम कैसा है, यहां पर कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन में क्या है, एक तो ये इसके डबल बॉन्ड को तोड़ रहा है। हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाला इसको इधर से तोड़ रहा है, तो भाई ये वाला भी तोड़ रहा था, और ये वाला भी इसके साथ कॉन्जुगेशन में था। लेकिन ये भैया कॉमन पार्ट है, अब इसमें क्या हुआ, यहां पर क्रॉस कॉन्जुगेशन हो गया, 50% इधर का बॉन्ड तोड़ेगा और 50% रेजोनेंस इधर भी तो करेगा। और सिमिलरली यहां पर से क्या है, ये 50, ये तो अपना क्या कर रहा है, इधर 100% दे रहा है, और ये भी अपना 100% दे रहा है। लेकिन ये वाला क्या है, ये भी इसको तोड़ रहा है और अपना 100% दे रहा है। मतलब सबसे वीकेस्ट सीओ का बॉन्ड कौन सा होगा भैया, ये इधर से भी तोड़ रहा है, इधर से भी तोड़ रहा है, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा। और अगर सबसे वीकेस्ट होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो फोर्स कांस्टेंट कम और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम। तो लोवेस्ट ए वाले में होगी, लोवेस्ट जहां पे होगी, सॉरी हाँ ये वाला लोवेस्ट ए वाले में होगी। ऑप्शन गड़बड़ हो गया क्या कुछ, अच्छा सॉरी, डी वाले से, डी वाला तो सबसे ही घटिया है, ये तो सबसे ही घटिया है। डी के बाद ए होगा, डी के बाद ए होगा, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा। यहां पर इससे ये वाला जीत जाएगा, मतलब आपका ये ऑप्शन बन के तैयार हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, ठीक है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है। देखो दो तरह की एल्कीन वो होते हैं यहां पर सिस्टम, एक ये होता है, ठीक है, एक ये होता है। जो सिस वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं, इसकी बेस वैल्यू 254 नैनोमीटर होती है और इसकी बेस वैल्यू 214 नैनोमीटर होती है, ठीक है। तो ये भी लिख लेना यहां पर से, जो सिस वाली फॉर्म होती है और जो ट्रांस वाली फॉर्म होती है, ये दो हमारे पास देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो जिससे वैल्यू होती है इसकी कितनी 254 नैनोमीटर और इसकी 214 नैनोमीटर बेस वैल्यू होती है इनकी। उसके बाद उसमें आपको पता है वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ये देते हैं, ये हो गया। अब यहां पर से देखोगे तो इसकी बेस वैल्यू कैसी है, बेस वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर से देखो ये ट्रांस टाइप की है, सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखते हैं ना, ये सिंगल बॉन्ड ये इधर जा रहा है ये उधर जा रहा है, तो एक ऐसा बेस वैल्यू कितनी हो गई 214 नैनोमीटर। अब इसमें देखो क्या है, इसमें जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो इसी को कहते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। तो एक इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है, दो हो गए, ठीक है। तो यहां पर से हम लिख लेंगे क्या, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, स्पेलिंग लिख लेना। कितना आएगा, एक का आता है 5 नैनोमीटर, दो है तो यहां पे मैं 10 लिख दूंगा, इसकी और इसकी वजह से, यहां पर इसकी वजह से 5 नैनोमीटर और इसकी वजह से 5 नैनोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, यहां पर से देखो ये इसे क्या कहेंगे, रिंग रेसिड्यू 1 2 और 3। यहां पर से 3 क्या है, यहां पे 2 एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, 3 रिंग रेसिड्यू है जो कि रेसिड्यू। तो एक का कितना आता है, एक का आता है 5 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहां पर से टोटल 3 का है तो यहां कितना हो गया 15 नैनोमीटर। सेकंड, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, यहां पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ये देखो ये एक साइकिल है, साइकिल के जस्ट बाहर डबल बॉन्ड है, ये एक साइकिल है, इसके जस्ट बाहर डबल बॉन्ड है। इसकी वजह से यहां पर एक डबल बॉन्ड का कितना देते हैं, यहां पर से 5, तो यहां पर से 2 हैं, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो यहां पर से ओवरऑल कितना आ जाएगा, लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर से 210 है, 14 उसके बाद 24 34 44 5 249 नैनोमीटर। गॉट इट और नॉट, ठीक है। ये रहा ऑप्शन नंबर डी। समझ गया कि नहीं भाई, प्लीज बताओ। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हालत खराब हो जाएगी आपकी, गारंटी है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो और अगर है हिम्मत तो एक बार रफ कॉपी में लगाओ और वीडियो पॉज करने के बाद देखो, और अगर लग जाए तो कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ पहली बार में लग गया था, ठीक है। चलिए शायद अब आपने वीडियो को देखना शुरू कर दिया होगा, और अगर शुरू कर दिया है तो इसको हम यहां पर सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपने खुद सॉल्व किया है, पहली बार में सही आंसर आ जाए तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर नहीं आता है तो भी यहां पर से आप अपना आंसर जरूर बताना कि आपने क्या एक्सपेक्ट किया था। मैं मोस्टली बता रहा हूं, आप इन दोनों आंसर को सबसे पहले काटोगे, देख लेना चाहे। यहां पर से आते हैं ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यहां पर से इस रेडिकल की बात हो रही है, यहां पर से आपके फ्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छी बात इनकी क्या होती है, जैसे हमारे एनएमआर में चलता है वैसे ही इसमें भी चलता है। आई की वैल्यू, आई फ्लोरीन की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1/2, आई की वैल्यू प्रोटॉन के लिए कितनी होती है वो भी 1/2, दोनों ही ये होती है, ठीक है। कार्बन तो इनएक्टिव होता है, उसको हम काउंटिंग नहीं करते हैं। तो यहां पर से बात आ रही है नंबर ऑफ ईएसआर लाइन, तो यहां पर से नंबर ऑफ ईएसआर लाइंस, ठीक है। तो कितनी आएंगी देखो, 2NI H वाले के लिए +1, 2NI +1 और 2NI फ्लोरीन +1, फ्लोरीन वाले के लिए जोड़ के क्या आएगा। तो यहां पर से प्रोटॉन के लिए तो 2 इंटू नंबर्स में कितना है, नंबर्स में 1 है, इंटू आई की वैल्यू 1/2 +1 ये आ गया, और इधर से आपका 2 इंटू नंबर्स में 2 है, इंटू 1/2 +1, तो यहां से कितना आ जाएगा 2, ठीक है, सॉरी 3 और यहां से 2, तो टोटल कितना आ गया 6 लाइन्स आ गया, नंबर ऑफ ईएसआर लाइंस। आ गया कि नहीं बताइए। और जैसे ही आया आप मतलब खुशी के मारे तुरंत 2 ऑप्शन भैया सबसे पहले काटो, ऐसे कर दिया। और अगर आपने काट दिया तो गए काम से। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखना, मैं लिटरली बता रहा हूं, आप में से 90% स्कॉलर्स ने क्या किया होगा, इन दोनों ऑप्शन को काटा होगा। लेकिन यहां पर खेल क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इसके बेसिस पे है। अगर आप देखोगे इंटेंसिटी, इसके बेसिस पे अगर चाहो तो इंटेंसिटी भी बता सकते हो। अगर मैं मान के चलता हूं फ्लोरीन की ज्यादा है तो फ्लोरीन का कितने हैं, फ्लोरीन के 3 सिग्नल आ रहे हैं तो 1 1 1 1 1 सॉरी 1 2 1, ये इंटेंसिटी स्प्लिट हुई। इसके बाद प्रोटॉन की वजह से डबलेट हुआ, डबलेट हुआ, डबलेट हुआ, डबलेट हुआ, तो मतलब 1:1 2:2 2:2 1:1,
है ना। तो आपने ये, अच्छा इसमें से ऑप्शन ही नहीं आ पाया 6 में से, ये 3 2 5 ही है यहाँ पे ये, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं बनना है। लाइंस का मतलब इंटेंसिटी रेशियो नहीं बनना है, इसका मतलब फ्लोरीन अगर पहले नहीं कर रहा था तो ठीक है। अगर मान लो हाइड्रोजन पहले कर रहा है तो इसका क्या होगा, 1:1 होगा। अब इसके बाद फ्लोरीन अगर कर रहा है तो किसमें, ट्रिपलेट में तोड़वा रहा है, तो यहाँ पे 1:2:1, 1:2:1, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 1:1, 1:1, ऐसा है क्या, 1:3, मतलब ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब यहां पर इंटेंसिटी भी नहीं मैच हो रही है। लेकिन एक्चुअली में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो दिया है ना, ये इसे कहते हो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट, स्प्लिटिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट सिमिलर है बिल्कुल कैसे, कपलिंग कांस्टेंट एनएमआर के जे की तरह। तो यहां पर से देखो ए जो वैल्यू दी है किसके, हाइड्रोजन के लिए 50 वाली है, ठीक है, ये 50 है, और उसके बाद फ्लोरीन की भी कितनी है, 50 है। तो मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि हाइड्रोजन ने पहले कपल कर लिया, तो कपल किया है तो हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर, टोटल आपके पास हाइड्रोजन है 2, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन यहां पर 1 है, तो वो कैसे कपलिंग कराएगा, यहां पर से 2 में कराएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही यहां पर से, क्योंकि ये किसकी वजह से कपलिंग हुई है, प्रोटॉन की वजह से, H की वजह से, और एक सिग्नल 2 में स्प्लिट होता है तो क्या होगा, 1:1 में ही हो जाएगा सिंपली। लेकिन अब यहां पर ESR F की वजह से जो स्प्लिटिंग हो रही है तो वो कितनी आ रही है, देखो इसकी वजह से तो 2 आ रही है, इसकी वजह से 3 आएंगे, और जब भी 1 वालों की 3 में स्प्लिटिंग होती है ना, तो सही पूछो तो इसको, इसका जो ये है ना कपलिंग कांस्टेंट, यही है ये A इज इक्वल्स टू 50 मिली टेस्ला, इसे MT का मतलब है मिली टेस्ला। अब ध्यान से देखो 50 मिली टेस्ला इसका आया, अब नाइट्रोजन का भी कपलिंग कांस्टेंट कितना है, 50 मिली टेस्ला है। तो देखो जितनी स्प्लिटिंग इसने कराई ना, तो उतनी ही स्प्लिटिंग ये भी कराएगा, मतलब इस सिग्नल से जैसे यहां पर दिख रहा है वैसे ही नीचे भी हमको स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। तो यहां पर से देखो मैं इस तरह दिखाऊंगा कुछ, यहां पर इसको थोड़ा और दूर करता हूं, ठीक है, ज्यादा दूर हो गया, और हो गया, ये ठीक, ठीक है, ये रहा, ऐसे कुछ, ठीक है, ये और ये, मतलब अगर आप ऐसे पेन से नाप के रख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो ये है, इतना है और इससे थोड़ा ज्यादा है, तो ये इतना है और इससे थोड़ा ज्यादा है, तो ये कहां जाएगा, लगभग यहां जाएगा, ठीक है। दूसरा यहां आएगा, तीसरा इतना ही ये इसके यहां पे है। भाई जितना ये स्प्लिट करा रहा है 50 मिली टेस्ला, मान लो आप सेंटीमीटर में मानो, तो ये 50 इधर है तो 50 इधर है, तो ये भी कितना हुआ, 50 मिली टेस्ला हुआ, किसका, फ्लोरीन का। लेकिन ये भी पहले वाले ने तोड़ा है अपने सिग्नल को, अब ये अपना दूसरा वाला ये तोड़ेगा, तो ये कितना, इधर कितना आएगा, यहां पर से इधर भी 50 आएगा, ये एक यहां ही रह जाएगा और एक इधर 50 जाएगा, तो यहां पर से क्या होता है, कपल हो जाता है। तो इसकी वजह से, और देखो क्योंकि 3 सिग्नल में किसमें तोड़ रहा है, 3 इंटेंसिटी में, तो इंटेंसिटी आई की वैल्यू अगर 1/2 होती है तो किसमें 1:2:2, सॉरी 1:2:1, और अब यहां पर जो पिंक लाइन है उसकी वजह से जो सिग्नल होगा वो 1:2:1 होगा, मतलब यहां पर से ये दोनों क्या कर जाएंगे, कपल कर जाएंगे। मतलब बहुत बेहतरीन चीज बता रहा हूं, सुन लो, ये दोनों कपल कर जाएंगे और इनकी वजह से एक सिग्नल देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपको जो इंटेंसिटी देखने को मिलेगी वो 1:1:2, 2:1:2, 2:1, यहां पर टोटल सिग्नल कितने देखने को मिले, तो आंसर है सर 4, 4 सिग्नल्स विद इंटेंसिटी रेशियो 1:2:1, 1:2:2:1, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था ना, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चनों में से है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये क्वेश्चन 90% लोग नहीं लगा पाए होंगे, आप खुद अपने आप को देख लो कहां पे लाई कर रहे हो, 10% में या 90 में। पहले लगाया होगा तो आपका, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया, 1:3:2, 1:3:2, 1 मिनट, 3 में आया इंटेंसिटी, 4 लाइन 144 आ रहा है, कुछ गड़बड़ किया है। इंटेंसिटी कैसे गड़बड़ हो रही, इंटेंसिटी शायद मुझे लग रहा है जोड़ दिया, वैसे मल्टीप्लाई, अच्छा कपल हुआ है, ओके ओके, सुनो
जब इस वाले में होता है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहां पर ऐसे है और ऐसे है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मान लो ये 1 है और ये 1 है, ये हमारा मान लो ये भी 1 है, भी मान लो, ये एक और जोड़ लो, ये 1 है 2 है 1 है 1 है 2 है 1। तो इसकी ओवरऑल इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका इसके साथ। तो ये था, लेकिन यहां पे ये थोड़ी है, यहां पर ये वाली इसके ऊपर मर्ज हो गई है, तो वो ऐड कर रहे हैं ना, वो ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा ये गलत कर दिया है, यहां पर से इसे सही कर लेना। यहां पे क्या है, मर्ज हुई जा रही है, उसके लिए आपको ये देखना है, ठीक है। तो यहां पर से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका 1:3:3:1 वाला। चलिए फिर एक यहां पर से आपका नया क्वेश्चन है, ये भी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट आपको मैंने जैसा बताया हर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखने को मिलेगी। तो देखिए यहां पर से ये भी आपका यहां पर से अनहाइड्राइड है, ये भी अनहाइड्राइड है, ये भी अनहाइड्राइड है, लेकिन साइक्लिक अनहाइड्राइड का सबसे ज्यादा होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि हमें पता है यहां परसेंटेज S जो है, अंदर बॉन्ड एंगल कम होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा, बाहर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अभी हमने देखा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो फोर्स कांस्टेंट K ज्यादा होता है, और अगर K ज्यादा होता है तो स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी म्यू भी ज्यादा होती है। इसकी तो मैक्सिमम हो जाएगी, तो इसके साथ मैच कर लो। अब इन दोनों में देखो, तो ये है नॉर्मल और यहां पर से हो रहा है रेजोनेंस, यहां पर से पीएच लगा है, मतलब कुछ ऐसे। तो ये क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दे के यहां पर से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डिके जरूर कराएगा। मतलब इसके कंपैरिजन में वो तो नॉर्मल है, तो यहां पर से कुछ ना कुछ तो बॉन्ड टूटेगा इन पीएच की वजह से, कंजुगेशन या रेजोनेंस जो भी बोलो। तो सेकंड नंबर की किसकी हाईएस्ट हो जाएगी, इसकी, और सबसे लोवेस्ट किसकी हो जाएगी, इसकी। तो P के साथ में Z और Q के साथ में X, ये वाला ऑप्शन आपका बैठ जाएगा। गॉट इट और नॉट। सिंपल मेथड से आपसे कठिन से कठिन क्वेश्चन निकलवाए जा सकते हैं, ठीक है। ये लो, किस बात की टेंशन आपको, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का भी क्वेश्चन मिल गया, स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। चलिए यहां पर से बोला गया व्हाट विल बी द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ ए मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल। मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल यहां पर से आपकी एक्टिन एनुलिन जो बनाई गई थी उसी को ही ड्रॉ करना है। वैसे एज सच इसको ड्रॉ करके हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इसके डायग्राम की हमें जरूरत नहीं है, इसके नंबर्स ऑफ एटम्स की जरूरत। इसे बोलते हैं, यहां पॉजिटिव और प्लस लिखा हो, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक, M+1 पीक, या बराबर पे लिख लो M+1 पीक, M+1 पीक, ठीक है। यहां पर से ये आ गया। उसके बाद यहां पर से देखोगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, C18, कार्बन 18 है तो हाइड्रोजन भी 18 ही होगा। ये फॉर्मूला बनके तैयार हो रहा है, ठीक है। अब यहां पर से आइसोटोपिक, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ ए मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल, इतना 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 M+1 इन ए मास स्पेक्ट्रम ऑफ 18। अब देखो कार्बन 12 जो होता है वो क्या होता है, हमारा इनएक्टिव टाइप का होता है, ठीक है। कार्बन 12 वाला तो इनएक्टिव होता है। तो यहां पर 13C की नेचुरल अबंडेंस, मतलब उसकी I की वैल्यू 0 होती है, 13C की नेचुरल अबंडेंस 1.1 होती है, ठीक है। यहां पर से 12C is to 13C, एंड इसकी अगर हम 100 मानते हैं, ठीक है, तो यहां पर से इसको ये होती है 98.9%। नेचर में 100% कार्बन में से 100% कार्बन में से ये होता है इतना, और 13C होता है 1.1%, ठीक है। तो यहां पर से आपके पास फॉर्मूले में ये था, तो यहां पर से टोटल कार्बन कितने हैं 18, इनटू यहां पर से प्रोटॉन की 13C की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 19 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। यहां पर से ये कितना आ रहा है, आइसोटोपिक रेशियो इसका आ रहा है 19, मतलब यहां पर से कितना आ रहा है 19.8 आ रहा है, ठीक है। तो अब एक ये हो गया है। अब पूछा क्या गया था यहां पर से, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ ए मॉलिक्यूलर आयन सिग्नल एंड इट्स आइसोटोपिक सिग्नल। मतलब ये तो M+1 पीक है और इसी में से M+ पीक, मतलब C10 की, C12 की और C13 की। तो देखो C
12 की तो ऑलवेज हम उसको 100% कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। और मतलब जो नेचुरल अबंडेंट है उसको 100% कंसीडर कर सकते हैं। उसके रिस्पेक्ट में यहां पर से आपके सामने ये कितने में निकल के आया है, 13C का कितना निकल के आया है, 19.8 के आसपास आया है। तो यहां पर से शायद रेशियो पूछा है, यस रेशियो पूछा है, तो डिवाइड कर दोगे तो यहां पर से कितना आ जाएगा, 20 है, ऑलमोस्ट 20 के आसपास है। तो यहां पर से क्या हो जाएगा, ये 1 और ये 5:1 के आसपास देखें, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, 5:1। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर से देखेंगे कि द करेक्ट मैच ऑफ द गिवन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कपलिंग कांस्टेंट, हाइपर फाइन कांस्टेंट, कपलिंग कांस्टेंट के लिए बात करेंगे तो यहां पर से किसकी बात होती है, फ्रीक्वेंसी के लिए बात होती है। अगर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट की बात करेंगे, किसकी बात होगी, मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी। आइसोमर शिफ्ट की बात करेंगे तो ये स्पीड की बात करता है। ये हमारा मॉसबार स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग पढ़ते हैं, एमबी स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो P के साथ में Y, P के साथ में Y, फिर उसके बाद Q के साथ में Z, Q के साथ में Z, ऑप्शन नंबर A के साथ मैच हो रही है। बेसिक क्वेश्चन भी है और एडवांस क्वेश्चन भी है, तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी का था। वाह क्या क्वेश्चन देखने को मिला है, बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिला है, फिर से ESR का बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिला है। व्हाट इज द करेक्ट इंटेंसिटी, विच इज द करेक्ट इंटेंसिटी रेशियो फॉर द हाइपर फाइन लाइंस फॉर एसिटोनाइट्राइल रेडिकल, कंसीडर हाइपर फाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट। इसको देखना बहुत जरूरी है, 2 गॉस इसके लिए है और नाइट्रोजन के लिए बहुत कम है। इसका मतलब इस बार कपलिंग नहीं होगी, याद रखना इस बार कपल नहीं हो पाएगा, ध्यान से। तो यहां पर से आपके पास है CH2CN, ठीक है, यहां पर से रेडिकल बना लिया मैंने इसका, ठीक है। अब इसकी वजह से अगर आप देखोगे यहां पर से कैलकुलेशन करोगे तो यहां पर से ये डायरेक्ट लिंक्ड है इसके ऊपर। तो यहां पर से कार्बन वाले जितने भी मोइटी होंगे, कार्बन वाले का हमें पता है क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ESR में I की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। I 12 वाले की 0, कार्बन के लिए हम इनएक्टिव पढ़ते हैं, ठीक है। CH2C, सॉरी उल्टा बना दिया ना, ये तो इधर होगा ऐसे। अब यहां पर से अगर आप बात करते हो तो कार्बन तो इनएक्टिव हो गया, कार्बन इनएक्टिव हो गया, बात आएगी इसकी और नाइट्रोजन की। तो यहां पर से H की I की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, नाइट्रोजन की I की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। इसके बेसिस पे अब जैसे याद करो कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, जिसका ज्यादा वो पहले कपल करेगा, जिसका कम वो बाद में। तो यहां पर से देखो कंसीडर खुद ही कराए, इसका कितना 2 गॉस, नाइट्रोजन का कम है। तो यहां पर से अगर बात होगी नंबर ऑफ ESR लाइंस तो क्या हो गया, 2NiH+1 हाइड्रोजन का और 2Ni नाइट्रोजन +1, ठीक है। अब यहां पर से अगर इसके लिए देखोगे तो 2 इंटू हाइड्रोजन 1/2 +1, 2 इंटू नाइट्रोजन 1 है, इंटू 1 + 1, 2 दूनी 4, यहां से आ जाएगा ये 3 आ जाएगा और यहां से भी 3 आ जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, 9 लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहां पे इस बार नंबर्स में प्रॉब्लम नहीं, उस बार तो उसे ही कर दिया था, मतलब नंबर ऑफ लाइंस से ही हमारे 2 आंसर एलिमिनेट हो रहे थे। लेकिन इस बार आंसर ऐसे नहीं एलिमिनेट होगा, क्योंकि देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब में ही 9 है। लेकिन अब देखो इसके बेसिस पे हमें आंसर देना है ना, यहां पर से पहले कौन कपल करेगा, वो ये वाला, इसका स्प्लिटिंग होगा। मतलब हमारा जो सिग्नल है वो लाइंस में जो स्प्लिट हो रहा है वो कैसे होगा, प्रोटॉन के वजह, इसकी वजह से 3 में टूटेगा, 1 2 और 3। अब एक चीज बताओ, 3 में टूट रहा है और ये भी, ये जो दी गई है इसकी वैल्यू a की a = 2, एक तरह से सेंटीमीटर मान लो, तो 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर, ओके चलो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्योंकि प्रोटॉन है, प्रोटॉन अगर एक सिग्नल को डबलेट में टूटता है तो उसे क्या कहते हैं, 1:1, और अगर ट्रिपलेट में तोड़ता है तो उसे क्या बोलते हो, 1:2,
1:1, यही तो बोलते हो, 1:2:1 ही बोलते हो। अब हमारे पास सेकंड कौन आएगा? नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन किस में तोड़वा रहा है? ट्रिपलेट में ही। लेकिन इस बार इसका स्प्लिटिंग कांस्टेंट हाइपरफाइन कम है, वो 2 है, तो भैया ये 0.2 है। ज्यादा छोटा नहीं बनाऊंगा, दिखेगा नहीं, नहीं तो 0.2 है। कभी भी इस बार सुपर इंपोज नहीं कर सकता है। तो यहां पर से ये आपके सामने देखने को मिलेगा, ट्रिपलेट है और नाइट्रोजन है। यहां पर से मेन बात किसकी आएगी? नाइट्रोजन के लिए जब बात करते हो ना, तो नाइट्रोजन के लिए अगर आपकी आई की वैल्यू जो होती 1 है, इसमें ट्रिपलेट में तोड़ा तो ये, और जिनकी आई की वैल्यू 1 होती है वो ट्रिपलेट इसको तोड़ते हैं, तो 1:1:1:1:1 कुछ ऐसे तोड़ेंगे। और अभी मैंने बताया था कि जब ओवरलैप नहीं होते हैं तो हम कैसे ओवरऑल इंटेंसिटी कैसे देते हैं? बाई मल्टीप्लाइंग। इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो ओवरऑल इंटेंसिटी क्या निकलेगी? 1:1:1:1। अब इसका इससे करोगे तो 2:2:2:2, इसका करोगे तो 1:1:1। दिस इज ओवरऑल इंटेंसिटी ऑर्डर ऑफ 9 स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एसिटोनाइट्राइल, जो कि यहां पर से किसमें देखने को मिल रही है? ऑप्शन नंबर बी में। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर अब इसमें आपको समझना है कि कैसे आपकी वो हुई है, स्प्लिटिंग हुई है, कैसे इंटेंसिटी का पैटर्न कैसे आता है, तो वो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्लास पड़ी हुई है, उसमें से जाके आप देख सकते हो। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं कंटेंट, और यहाँ पे आने के बाद आप बात करोगे। ये रहा, उसके बाद यहाँ पर से प्लेलिस्ट में जाना है आपको। प्लेलिस्ट में गए तो वहां पर आपको आसानी से देखने को मिलेगा। 1 मिनट, ठीक है, यहां पर से, ठीक है। तो जैसे ही यहां पे जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको यहां पर से आपको 20 मैराथन टाइप का मिलेगा, ठीक है। एक सीरीज नाम की लिखी हुई है, ये रहा, ये रहा 20 डे 20 मैराथन, CSIR जून 20 डे 20 मैराथन। तो यहां पर वीडियोस ऑर्गेनोमेटेलिक्स का भी है, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपकी 10 आवर्स की पूरी क्लास है। ये क्लास है आपको देखने को मिलेगी 10.5 आवर। आप डायरेक्ट भी नाम से भी सर्च कर लोगे तो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर से इस तरह के क्वेश्चंस को सीखना है तो आप वहां पर से भी जाके देख सकते हो। चलिए, इसके बाद यहां पर से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है। यहां पर से पूछा गया है फॉर ईटा 5, इसका आंसर आपको करना है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स का 1H NMR स्पेक्ट्रा पूछा था, एक्सपेक्टेड 1H NMR स्पेक्ट्रम एट एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर फॉर कंपाउंड शुड बी, ईटा 5 वाले के लिए पूछा है। 3 से 5 ppm पे आता है, उसने रेंज बता दी खुद। अब आपको ये बताना है सिंगलेट होगा, डबलेट होगा, ट्रिपलेट होगा, ये आपको बताना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, 50 बार ऑर्गेनोमेटेलिक्स में बता चुका हूं। और ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जो कि कपलिंग कांस्टेंट का है, ये भी आपका होमवर्क आंसर है। यहां पर से 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज करके ऐसे निकाला गया है। तो जो कपलिंग कांस्टेंट है उसकी यहां पर से 2 पीक्स हैं, एक है 3.35 पे और दूसरी है 3.38 पे, ठीक है। एक सिग्नल है, सिग्नल की 2 पीक्स हैं, ठीक है। तो 2 पीक्स का ये आ गया। चलिए मैं हिंट दे देता हूं, यहां पर से सिंपली क्या होता है, जब भी हम कपलिंग कांस्टेंट निकालते हैं तो J इज इक्वल्स टू, जो भी हमारे पास ये आते हैं, जो भी 2 पीक्स होती ना, इनका डिफरेंस यहां पर से μ2 माइनस, मतलब Δ1 Δ2 माइनस Δ1। आप जो ज्यादा हो, क्योंकि डेल्टा की इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, निगेटिव तो नहीं आती, तो जो बड़ी है उसको इससे माइनस कर लेना, इनटू जो भी हमारा ऑपरेटर फ्रीक्वेंसी है उसे बोलते हो ऑपरेटर फ्रीक्वेंसी। दिस इज योर आंसर। अगर यहां से आप निकाल पाओ और आपके पास है कैपेबिलिटी और सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और ये आंसर सॉल्व करके आपको इसकी J वैल्यूज कमेंट सेक्शन में बता देनी है कि आपने निकाल लिया क्या, और पीछे वाले की स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो बताना है कि पैटर्न किस तरह होगा, डबलेट होगा, मल्टीप्लेट होगा, सिंगलेट होगा या ट्रिपलेट होगा। और साथ ही साथ में सेशन में अगर अच्छी चीजें आपको समझ में आई हो तो सेशन को लाइक कर देना और सेशन में कमेंट जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए विज्ञान विक्स के साथ। थैंक यू सो मच।